ये बात है गांव भोलापुर की, जहां उत्तम नाम का एक हलवाई रहता था। उत्तम गांव के ही एक ढाबे पर काम किया करता था, जिसका मालिक था कुलदीप। अरे अरे, इतने धीरे काम क्यों कर रहे हो? मालिक, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। अबे तो घर बैठ जा, कुछ दिनों में होली आने वाली है तो ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ने वाली है, तो उन्हें क्या खाली आते रखेगा है? मालिक, आप आज की छुट्टी दे दो। तुझे घर पे बैठाने के पैसे नहीं दे रहा मैं, चला चला। उत्तम पूरे दिन टूटते बदन के साथ वहाँ खड़ा मिठाइयाँ बनाता रहता था और फिर वापस घर आ जाता। सुनो, मुझे पैसे दो, होली के लिए कुछ खरीदारी करनी है। हाँ पापा, मुझे भी देना, मुझे अपना कुछ सामान खरीदना है। अरे मालिक ने अभी दिए नहीं है, 2 दिन में देंगे बेटा। हे भगवान, एक काम होली के बाद ही ले लेना। हाँ में हाँ मिलाना आता है बस तुम्हें, डरपोक कहीं के। मेरे सारे दोस्त होली खेलेंगे, बस मैं घर बैठूंगा। अरे तो क्या लड़ लूं उनसे, बता है? बाहर कर देंगे मुझे वो। अरे तो इतनी मिठाइयाँ बनानी आती है तुम्हें, खुद की दुकान खोलो ना एक छोटी सी। हाँ, अगर नहीं चली तो और कंगाल हो जाएंगे हम। यूं ही डरते रहना जिंदगी भर तुम। हमारी भी सोच लिया करो पापा कभी। अगले दिन उत्तम की तबीयत अब और ज्यादा खराब हो जाती है। अरे लगानी भी है गुजिया, थोड़ा जल्दी आ, चला ले। जी जी। उत्तम फटाफट सारा काम करने लगता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो गुजिया के खोए में नमक डाल देता है और उसे गुजिया में डालकर तल देता है। कुछ देर बाद, अरे क्या समझ रखा है हमें भाई? अरे क्या हो गया भाई साहब? अरे इतना सारा नमक क्यों डाला हुआ है गुजिया में आपने? अरे क्या कह रहे हो भाई साहब? अरे ये क्या भाई है? ये गुजिया कब से नमकीन होने लगे भैया? अरे भैया पैसे वापस दो हमारे, हमें नहीं पता। कुलदीप उन गुजियाओं को चख कर देखता है और उसका दिमाग गुस्से से भर जाता है। हाँ भैया, पैसे वापस करो। कुलदीप एक एक करके सबके पैसे वापस करता है। अरे तुमने गुजिया में शक्कर की जगह नमक डाला है, अब बर्दाश्त नहीं होते तुम मुझसे। अरे पर हुआ क्या मालिक? तूने गुजिया में शक्कर की जगह नमक डाला है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तो निकल यहाँ से, वरना तो तू मेरी दुकान ही बंद करवा देगा। चल निकल यहाँ से। कुलदीप उत्तम को दुकान से निकाल देता है। अब क्या करूँगा? चेतना तो मुझे छोड़ के बच्चों के साथ अपने मायके चली जाएगी। उत्तम मुंह लटकाए वापस अपने घर जा रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में उसे अपना दोस्त लोकेश मिल जाता है। अरे उत्तम भाई, क्या हाल है? अरे बस क्या बताऊं यार। हैं? अरे बता तो पहले, क्या हुआ? उत्तम लोकेश को सारी बात बताता है। अरे उत्तम भाई, पैसे का जुगाड़ बताऊं? अरे कैसा जुगाड़? अरे बता दूंगा यार, लेकिन ये बात जो है ना, वो हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए भाई है। अरे यार, मैं क्यों किसी को बताऊंगा भला? है तो आ फिर मेरे साथ आ। लोकेश तभी उत्तम को एक सुनसान सी जगह ले जाता है, जहाँ एक पुरानी फैक्ट्री होती है। अरे भाई, ये कहाँ ले आया तू भाई? लोकेश उत्तम को उस फैक्ट्री के अंदर ले जाता है, जहाँ कई सारे लोग खड़े होते हैं। अरे ये किसे लेके आ गया रे? दोस्त है भाई मेरा। तो क्यों लाए हो? काम ढूंढ रहा है भाई, तो ये मदद कर सकता है आपके धंधे में। ठीक है, इसे अंदर दिखा जाके माल। लोकेश तभी उत्तम को अपने साथ उस फैक्ट्री के एक कमरे में ले जाता है। उत्तम उस कमरे को देखकर डर से कांप जाता है। अरे भाई, ये कहाँ ले आए तुम? अरे डर क्यों रहा है? और बस इस गुप्त सामान का काम है जो करना है। अरे मैं कैसे बेचूंगा भाई? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? अरे हमेशा के लिए करने को कौन कह रहा है? अरे जब अपनी दुकान के लिए पैसे हो जाए तो छोड़ दियो। उत्तम कुछ नहीं बोलता। अरे भाई, तू मेरा दोस्त नहीं भाई है भाई। यहाँ अरे सिर्फ 1 महीने में तू इससे इतने पैसे कमा लेगा कि तूने सोची भी नहीं होगी। यहाँ लोकेश और उत्तम दोनों बाहर चले जाते हैं। अरे देख लिया क्या? जी। नाम क्या है तेरा? उत्तम। उत्तम बाबू, याद रखना, अगर यहाँ गड़बड़ हुई तो दिक्कत हो जाएगी, तो सोच के करना जो करो।
उत्तम ये सुनते ही घबरा जाता है और लोकेश को पीछे की ओर खींच लेता है। भाई ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा डरा हुआ है बस। भाई साहब मैं कैसे करूंगा ये काम? अरे काम धाम कभी किया है किसी चीज का है? वो मिठाई वगैरह बनाता था। ये तो सबसे सही है, एक दुकान खोल लो मिठाइयों की और पीछे से ये भी बेचता रहियो। बहुत लोगों दूसरे सामान के साथ मीठा खाना खूब पसंद करते हैं। और जगह मैं अपने आप दिलाऊंगा, तू हाँ बोल। मैं वो अबे घर जा और आराम से सोच। और हाँ, गलती से भी आज जो देखा वो बता मत दियो किसी को, समझा? लोकेश तभी उत्तम को वहाँ से सीधा उसके घर ले जाता है। अरे लोकेश। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी क्यों हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं? हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? लोकेश चेतना को सारी बात बता देता है। अरे अब तुम ही बताओ कि क्या ये सही है? अरे तो कौन सा आपको पूरी जिंदगी करना है? बस कुछ महीने करना है और जब अपनी दुकान खोलने के पैसे हो जाए तो मत करना। अरे पर ये गलत है भाई। अरे तो जो रोज तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक है क्या? 3 साल से आप वहाँ काम करते थे और बस एक गलती की और ऐसे उन्होंने बाहर निकाल दिया जैसे आप कुछ थे ही नहीं। होली तक मनाने के पैसे नहीं है हमारे पास। अरे हमने 2 साल से एक कपड़ा तक नहीं खरीदा, तो वो ठीक है। और जो ये रईस घूम रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है वो नहीं करते ये सब? अरे वो तो हम जैसे लोगों को मार के चौराहे पर भी टांग देना, उन्हें तब भी कुछ नहीं कहेंगे कोई। तो बताओ क्या वो ठीक है? कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। पर बेचेंगे कैसे? पुलिस वगैरह ने देख लिया तो? अरे तो तुम सामने से थोड़ी बेचोगे भाई, छुपा के बेचोगे। दुकान तो मिठाइयों की होगी ना। उत्तम कुछ देर के लिए चुप हो गया। ठीक है, पर दुकान? अरे वो जग्गा भाई अपने आप देख लेंगे भाई, उनके पास बहुत सारी जगह है। ए भाई, हो गया इंतजाम तुम्हारी दुकान का भाई। क्या क्या सच में? हाँ चलो आओ, आप दोनों को दिखाता हूँ, चलो। ये तो सही है। हाँ, और भाभी मिठाइयाँ वगैरह बनाने के लिए तो बर्तन घर वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ हाँ, और क्या? फिर शुरू कब से करना है? ए भाई तुम आज से ही शुरू कर दो, मैं शाम तक बाकी अपने वाला सामान भी ले आता हूँ। होली आ रही है तो गुजिया और रबड़ी जलेबी बना लेंगे। अरे ठीक है भाई, तो फिर तुम तैयारी करो, तब तक मैं दूसरा सामान भी ले आऊंगा। शाम तक दुकान पर सारा सामान अपनी अपनी जगह लग गया। हाँ भाई, मैंने सामान अंदर रख दिया है, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। अगले दिन से ही वो दुकान शुरू कर देते हैं और कुछ देर में बल्लू नाम का एक इंसान वहाँ आता है। और इसे बता देना कि अंदर और सामान भी रखा है। ये बल्लू तो एक नंबर का शराबी है वैसे भी। हाँ ये तो ठीक कहा। अरे उत्तम भाई, मुबारक हो, नई दुकान कर ली है। अरे धन्यवाद भाई। चलो 2 किलो गुजिया कर देना भाई मेरे लिए। बल्लू भाई, वैसे आपके मतलब का और सामान भी रखा है? मेरे मतलब का कौन सा सामान? अरे मतलब खाने के साथ साथ पीने का भी सामान है। ए भाई सही बताओ भाई, सही बोल रहे भाई। कहाँ है? अरे भाई मुझे बता दो और पीछे की खिड़की से ले लो जाके। ए भाई ये तो बहुत बढ़िया कर लिया भाई। अरे जाओ ले लो, मैं ले आता हूँ पीछे। कुछ ही देर में बल्लू की गुजिया भी बनकर तैयार हो जाती है। अरे ये लो भाई। ए भाई मौज कर दी आज तो आपने। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर और किसी को जरूरत हो तो उन्हें भी बता देना है। अरे भाई शाम तक तुम देखना भाई, शाम तक कैसी लाइन लगती है तुम्हारी इस दुकान के बाहर। ठीक है भाई, बता देना। और शाम तक बल्लू की बात सच हो जाती है। दुकान के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और रात तक दुकान का सारा सामान खत्म हो जाता है। तभी लोकेश वहाँ आता है।
हाँ भाई, कैसा रहा? अरे भैया बहुत बढ़िया। और लोकेश यार, तू है यार मेरा सच्चा दोस्त यार। तूने बचा लिया भाई मुझे। और हाँ, तेरा सारा सामान खत्म हो चुका है तो कल और लेके आना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, अरे वो तो मैं अपने आप ही ले आऊंगा, तो उसकी चिंता मत कर। है कुछ दिन दुकान पर जमकर बिक्री होती है, लेकिन एक दिन अरे भाई मेरा काम करो पहले। तभी गांव का रहने वाला माधव विपुल को साइड कर देता है। मैं पहले आया था तो मुझे मिलेगा पहले। माधव और विपुल में तभी जिद बहस शुरू हो जाती है। अरे हे भगवान, इनका झगड़ा बढ़ गया तो पुलिस ना आ जाए कहीं इधर। उत्तम तभी दौड़कर वहां जाता है। अरे भैया रुको रुको, अरे शांत खड़े रहो। विपुल और माधव अलग खड़े हो जाते हैं और उत्तम दोनों को उनका सामान देकर वहां से भेज देता है। कभी कभार लगता है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम। आज तो चलो मैं था, कल को पी के कोई बाहर लड़ पड़ा और भगवान न करे बात बढ़ गई तो। अरे तुम इतना मत सोचो आज के बारे में, ये सब तो काम धंधे में होता ही रहता है। अगर तुम उन्हें नहीं दोगे सामान तो वो कहीं और से ले लेंगे। हाँ बात तो तुम्हारी वैसे सही है। अरे भाई सुनो। हाँ ये बताओ। अरे वो 3 बोतल कर देना जरा। उत्तम कुछ देर के लिए महेंद्र की ओर देखता रहता है। तुम तो उसके भाई हो ना, मनीष के? मेरे बेटे का दोस्त है वो। हाँ। बेटा ये जो कर रहे हो ना, ये वैसे ठीक आदत नहीं है। कुछ नहीं रखा इन चीजों में। अरे वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे घर पे मेहमान आए ना तो उन्होंने मंगवाई है। आ जाओ जरा पीछे फिर। उत्तम उसे पीछे की खिड़की से उसका सामान दे देता है। कुछ देर तक सब सही चल रहा होता है कि तभी लोकेश दौड़ता हुआ आता है। अरे उत्तम, उत्तम। अरे लोकेश, अरे क्या हुआ भैया? अरे वो मुझे नंदू पड़ा मिला था रास्ते में। नंदू पड़ा मिला था मतलब? अरे उसके सिर पे चोट लगी हुई थी। अरे तो अभी कहाँ है वो? मैंने सबसे पहले उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और फिर यहाँ आया हूँ। उत्तम और चेतना दुकान बंद करके तुरंत अस्पताल पहुँच जाते हैं। डॉक्टर साहब ये ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है। वो तो सही हुआ कि आप लोग इसे सही वक्त पे ले आए। ये सब हुआ कैसे पर? नंदू बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। और ये सब कैसे हुआ है? कैसे हुआ ये? वो मनीष है ना? महेंद्र और उसके दोस्त तभी उसके सामने आ जाते हैं। हाँ भाई, अपने बाबा को बोल जो काम है वो करे, ज्यादा ज्ञान ना दे लोगों को। अरे मेरे पापा के बारे में ऐसे बात क्यों कर रहे हो आप? करूँगा। मेरे पापा को कुछ मत बोलना। फिर गुस्से में आके उन्होंने ये कर दिया। मैंने कैसे ना कैसे आपके पास आने की कोशिश की, लेकिन बीच रास्ते में लोकेश काका ही मिल गए। उत्तम के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और वो सीधा कमरे से बाहर चला जाता है, जहां लोकेश उसका इंतजार कर रहा होता है। मैंने कहा था कि हम गलत कर रहे हैं, कहा था मैंने। हैं? देख ले अब मेरे ही अपने बच्चे पे बात आ गई। भाई लोकेश, भाई अपना सामान वापस ले जा भाई, और मना कर दे उन्हें भी कि मैं अब ये नहीं करने वाला। भाई हाथ जोड़ता हूँ। अरे भाई तू क्या बोल रहा भाई? अरे इतनी जल्दीबाजी मत कर यार। अरे नहीं भाई, हो गया मेरा भाई, अब नहीं। अरे भाई तू तो बिगड़ ही गया। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। कुछ देर में उत्तम और चेतना नंदू को लेकर वापस अपने घर आते हैं। अगले दिन चेतना और उत्तम घर पर बैठे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। चेतना जाकर दरवाजा खोलती है। तभी उत्तम देखता है कि सामने जग्गा अपने गुंडों के साथ खड़ा है। अरे आप कौन हैं? अरे अपने पति से पूछ। जग्गा भाई आप यहाँ? अबे मना क्यों कर रहा है काम करने के लिए? भाई मुझसे नहीं होगा ये, अब इससे लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। मैं नहीं कर पाऊंगा भैया। अबे चुपचाप जो कहा है ना वो कर, समझा बे? मैं पागल नहीं हूँ जो तुझे दुकान दी, सामान दिया और पैसा भी दे रहा हूँ, समझा? तो जब तक तो उस दुकान का कर्ज नहीं उतारता ना अब, तब तक करता रहे, नहीं तो अगली बार तेरे बीवी बच्चे सभी को
अपने लोगों के साथ वापस चला जाता है। हे भगवान, अब क्या करेंगे? अरे अरे, मैं अब इस पाप में भागीदारी नहीं करने वाला। तुम सही कहती थी, जिंदगी भर डर के रहा हूँ, पर अब बस अब हिम्मत दिखाने की बारी है। हाँ, पर करोगे क्या? वही जो पहले कर देना चाहिए था। उत्तम अब बिना डरे सीधा थाने पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। हाँ जी, बताइए किसकी? अपनी और जग्गा की। ये सुनकर थाने के सभी लोग चौंक जाते हैं। हैं? जग्गा? जी जी। उत्तम सारी बात उन्हें बता देता है। रे बड़ी हिम्मत है भाई, सच में बड़ी हिम्मत है थारे में। मैं सब बता दूंगा। उसके बदले बस मुझे एक चीज चाहिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोल, क्या कर सके हैं, बोल। मेरी बीवी बच्चों को उनसे बहुत खतरा है साहब, और वो हमें आज सुबह धमकी भी देकर गए हैं। तो बस आप उनकी सुरक्षा का कुछ प्रबंध कर दीजिए जब तक मैं वहाँ ना हूँ। अरे अरे, चिंता मत करियो, तुमने आके खुद से कबूला है तो ज्यादा लंबी सजा नहीं होगी तुम्हें। 1-2 साल की होगी। तब तक के लिए मैं अपने कुछ हवलदारों को तुम्हारे घर के बाहर खड़ा कर दूंगा। ठीक हो लिया? जी जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हवलदार उत्तम को जेल में ले जाते हैं और कुछ ही दिनों में पुलिस वाले जग्गा और उसके सभी साथियों को भी अपनी हिरासत में ले लेते हैं। 1 साल बाद उत्तम को जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन पूरे गांव में अब उसकी बदनामी के चर्चे फैल जाते हैं। अरे पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने, है बे? तभी उत्तम का पुराना मालिक भी भीड़ में से बोल पड़ता है। अरे सरपंच जी, ये तो है ही लालची कहीं का। दुकान पे भी यही लक्षण थे इसके। घटिया ये घटिया। मैं तो कहता हूँ इसे और इसके बेबी बच्चों को बाहर फेंक के मारो गाँव से। हाँ, उत्तम तभी गुस्से में आकर कुलदीप पर चिल्ला पड़ता है। अबे चुप चुप, अबे तू बताएगा मुझे सही गलत? सबसे बड़ा लालची तो तू है बे, जो गधों की तरह काम कराता था हमसे और एक छुट्टी लेने पे भी पैसे काट लेता था। हाँ, किया है, गलत किया है, माना किया है गलत, और उसी गलती की सजा भोग के भी तो आ रहा हूँ। और खुद चल के गया था गलती मानने, छाती ठोक के कहता हूँ। हाँ, और सरपंच, तू क्या कह रहा है रे? अरे अरे, कहाँ है मंगलू? है क्या इधर कहीं भीड़ में? हाँ हाँ भाई, यहीं हूँ। अरे जरा बताइयो, तेरी जमीन के साथ क्या किया हुआ है, बताइयो। जमींदार ने कब्जा कर लिया भैया। हाँ, और जब ये तेरे पास आया तब सरपंच तूने क्या किया, बोल? अरे लात मार के बाहर कर दिया, लात मार के, क्योंकि तेरे मुंह में भी पैसे ठूस दिए होंगे उसने। हाँ, तुम अमीर, हम गरीबों से जो चाहे जब चाहे छीन लो, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि इस लालची कुलदीप ने एक गलती पे बाहर निकाल दिया मुझे। हमें तो ये सोचना पड़ता है कि आज अपने बीवी बच्चों के खाने का इंतजाम कैसे करेंगे। होली में आपके घर तो पकवान बने, लेकिन हमारे घर चूल्हा भी ना जले। ये कैसे ठीक हुआ भला है? अरे ये कैसा त्योहार हुआ जहाँ आपके घर पे रंग उछले, लेकिन हमारे घर की दीवारें तक बेरंग हो। पर अब बस बहुत हुआ भैया, बहुत हुआ। अब गुलाल का तिलक हमारे माथे पर भी लगेगा और दिया हमारे घर पर भी जलेगा, बता रहा हूँ। ये सुनते ही गांव के सभी गरीबों के मन के भाव उमड़ पड़ते हैं और सब अमीर चुप हो जाते हैं। अरे उत्तम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हमारे भैया कैसे हो? अरे उत्तम भैया जैसे हो। उत्तम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और देखते ही देखते चारों ओर उत्तम के नाम के नारे गूंज उठते हैं और उत्तम मुस्कुराकर चेतना की ओर देखने लगता है। अरे पर फिर भी भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि कभी इन अमीरों जितना मत गिरना। सच्चाई का रास्ता मुश्किल है, पर बदलाव का तरीका उसी रास्ते पे मिलेगा। और हाँ, बुरा करोगे तो बाद में भोगना भी पड़ेगा भैया। तो बस ईमानदारी से चलते जाओ भैया, बाकी राम जी सबका भला करें।